अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे एक अहम समाअत के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने थे, अभी तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सो मोटो लिया 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया, 2 दिन की समाअत भी हो चुकी है। इस समाअत से क्या मिलेगा और क्या एक आईनी बहरान जो पैदा हुआ है उसका हल निकल आएगा, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो बात हो रही है अदलिया के ऊपर अटैक के हवाले से, जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस हवाले से PDM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं या फिर महज अंडर प्रेशर लाने की कोशिश हो रही है अदलिया को, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर जो जेल भरो तहरीक जारी है PTI की, उसका भी जायज़ा लेंगे, किस कदर कामयाब हुई या नाकाम हुई और क्या उससे हासिल कर लिया गया, इसके हवाले से भी बात होगी। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब भी, सीनियर तज्ज़ियाकार, और हमारे साथ पहले मौजूद भी रहते रहे। तो हिलाली साहब हम मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ हिलाली साहब आज के प्रोग्राम में। और पहले बात का आगाज़ करूँगी मैं इमरान साहब से। इमरान साहब, जो सो मोटो लिया गया, एक आप समझते हैं कि अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस मामले पर वाकई ज़रूरत थी सो मोटो लेने की? और फिर जिस तरह से 2 दिन की कार्रवाई हुई है, आपको क्या आप क्या सेंस कर रहे हैं, ये मामला लंबा चलेगा या फिर जल्दी सिमटेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इंसाफ के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अब जहाँ तक सो मोटो की बात है कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हुआ क्यों हुआ, तो सच्ची बात तो ये है कि आला जज साहिबान और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगर मुनासिब समझा किसी चीज़ पे सो मोटो लेना, और 2 जज साहिबान ने ख़त लिखा था तो उस पर सो मोटो लिया, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनका हक था, वो ले सकते थे, उनका इख्तियार है, उन्होंने ले लिया। अभी मेरे नज़दीक ये बहस नहीं बनती कि जी लेना चाहिए था या नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी बेंच हो, जो भी हो, उस पर तमाम फरीकैन को इत्माद ज़रूर होना चाहिए। अब मामला ये कि जहाँ तक मुझे पता है कानूनी तौर पे तो इस पर फैसल चौधरी साहब अभी थोड़ी देर में रोशनी डालेंगे, लेकिन एक आम आदमी, जब मेरे और आप जैसा आदमी भी अदालत में जाता है, तो अगर वो किसी अदालत पे, किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब पे ये अदम इत्माद का इजहार करते, तो आम तौर पे रवायत यही रही है कि वो जज साहब खुद ही वो केस सुनने से इनकार कर देते हैं, उससे अलहदा हो जाते हैं। और हर पाकिस्तानी को आइन और कानून इसका हक देता है। अब अगर PDM को इतराज़ कर रहा है और पाकिस्तान बार कौंसल, जिनको के वकला की अगर सियासत देखें या वकला के हिसाब से देखें या बार बेंच का ताल्लुक देखें, तो उसमें बड़ी अहमियत हासिल है। मैं फिर ये वाज़ेह कर दूँ कि इस बेंच में शामिल तमाम जज साहबान मेरे लिए बतौर इमरान याकूब, मेरे लिए तो इंतहाई काबिल एतमाद और इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर कोई फरीक उन पर कोई इतराज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल में उनको बेंच से अलग होने में कोई आड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। या पूरा ऐसी बात हो कि वाकई फुल कोर्ट हो, जिसमें फुल कोर्ट का भी अब मुतालबा सामने आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, आईनी बहरान का हल निकल आएगा, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह निकल आएगा। ठीक है हिलाली साहब, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि ये एक शख्स का हक भी है कि वो एतराज़ कर सकता है अगर किसी जज के ऊपर उसे एतमाद ना हो किसी भी वजह से। लेकिन आप समझते हैं कि ये एतराज़ के पीछे कोई सॉलिड रीज़न भी होनी चाहिए और वो जायज़ नाजायज़ भी देखना चाहिए। अगर इस तरीके से ये रिवायत डाल दी जाए तो फिर तो कभी कोई बेंच बन ही ना सके, कोई भी उठ के किसी भी जज पे एतराज़ कर दे, फिर वो बार बार यही चलता रहे सर्कस। तो आप समझते हैं एक अच्छी रिवायत है, इसको बॉदर करना चाहिए जजेस को? मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर क्या ये कैसे पता करते हैं कि एक जज उनके खिलाफ है? क्या वो पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसले उसने किए हैं फॉर और अगेंस्ट? भाई तुम्हारे हक में क्यों फैसला होगा अगर तुम्हारी गलती है? बल्कि अगर तुम्हारी गलती है और तुम्हें पता है और जज फिर भी तुम्हारे हक में फैसला दिया है तो यू शुड बी श्योर कि ये जज ठीक नहीं है। कहने की बात यह है
कि देखिए माफ करिए, आप देखें ये पूछ कौन रहा है, ये जजेस को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है। पहला आदमी जो क्रिटिसाइज उनको कर रहा है नून वाले, सोचिए उनका रिकॉर्ड देखिए। जब ये क्रिकेट खेलते थे तो खुद अंपायर लाते थे, ये तो सबसे सुना है ना। ये तो हर क्लब में मशहूर हो गया था कि जब नवाज शरीफ बैटिंग के लिए आता था तो वो अंपायर जो होते थे वो खुद ही ले आता था साथ। उसके बाद आप देखें क्या ये करते हैं कि जब इदारे के हेड्स का वक्त आता है, आपको मैं बता नहीं सकता किस तरीके से और कौन से क्राइटेरिया इनका इस्तेमाल होते हैं जब ये सिलेक्ट करते हैं एक आदमी को कि तुम इदारा का हेड बने। आप समझते हैं मेरिट पे जाते हैं, आप समझते हैं रिकमेंडेशन पे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, तो ये भी उसमें भी फेवरेटिज्म है। एज फॉर पॉलिटिकल पार्टी, वो तो हम देख लिया है ना। अगर फैमिली तुम नहीं हो, किसी को परवाह नहीं है तुमने कितना सर्विस किया है, तुम किधर हो, क्या हो, तुमने जान अपने खतरे में डाली है कि नहीं, को परवाह नहीं है। अब एक नया चक्कर आ गया है, ये चाहते हैं कि अपने जजेस आ जाएं जब बेंच बैठते हैं। यार इन लोगों को आप खामखा लिफ्ट दे रहे हैं, और जब उनको मिलता नहीं है, आप देख रहे हैं जिस किस्म की आपने जिक्र किया आपके सवाल में, किस किस्म का अटैक्स होते हैं लोगों पर, द मीनिंग अटैक्स जो होते हैं, बिलो द बेल्ट जो होते हैं, वो तो वो क्या कहते हैं, दे आर ट्रैशिंग द जुडिशरी। मुझे तो कभी जरूरत नहीं होगी ऐसी चीज कहने के लिए। मैं समझता हूं किसी को ऐसी चीज कहने के लिए जरूरत नहीं होगी अनलेस उनको कोई एश्योरेंस मिला है। नहीं तो मुंह उसी वक्त मुंह बांधो और निकालो उसको। राइट। और बड़ा इस पे बात ये है, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, ये आपकी बातें सही है, और इस पर तो खासी बात भी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हैं सिटिंग जजेस के ऊपर, क्या वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता नहीं। लेकिन इस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं चूंकि ज़रा इस पर कोर्ट के जो समाअत है उसके ऊपर बात करें, तो चौधरी साहब की माहिराना राय ज़रूर इस पर शामिल कर लें। चौधरी साहब, ये जो एक मामला है सुओ मोटो लेने का, और उसके बाद अब फुल कोर्ट की डिमांड हो रही है, तो आपको लगता है कि ये इस मामले से वाकई सुओ मोटो लेना भी बनता था, जो कि एक रिक्वेस्ट भी थी 2 जज साहिबान की, और फिर उसके बाद जिस तरह से अब फुल कोर्ट की बात हो रही है, ये आपको लगता है बेहतर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, पहले तो बात यह है कि 2 जजेस के ऊपर जो एतराज़ किया गया है वो किस बुनियाद पे किया गया है, और जो मरियम नवाज़ ने कल जलसे में वो जो वीडियो चलाई है वो फैक्चुअली कितनी इनकरेक्ट है। वो इस हद तक इनकरेक्ट है कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ना कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा रहे, ना उन्होंने वो फैसला दिया, वो बाद में एलिवेट हुए। और जब ये मामला सुना गया तो 5 मेंबर जो जजेस थे, 4 साबका चीफ जस्टिस और 1 इजाज़ुल हसन साहब जो कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगता है, तो उनको ये भी नहीं इल्म है कि जिस जज पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उस वक़्त वो किधर था। उनको किसी ने पट्टी पढ़ाई है या उन्होंने कि यहाँ पता नहीं कहाँ से ये करके, तो ये नवाज लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी इन्होंने इसी जमात ने करवाया था, सजाद अली शाह साहब के ऊपर, और ये तारीख का एक भयानक हिस्सा है। अब बात ये आ जाती है कि आपके सवालात के मुताबिक क्या सुओ मोटो लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान के आइन की कुछ शिकें मुअत्तल हों और उन पर अमल दरामद ना हो रहा हो, इससे ज़्यादा अहम मामला पब्लिक इंटरेस्ट का कोई हो सकता है। और अदालत ने नज़ायर भी दिए हुए हैं। असगर खान केस जो है 2012 में ये डिसाइड हुआ कि जो हक के नुमाइंदगी है वो अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए हकमियत आला का जो इख्तियार है आइन के मुताबिक और करारदाद मकासद जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना है उसके मुताबिक अपने चुनीदा नुमाइंदों के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो असगर खान केस में भी ये डिसाइड हो चुका, वो अपना सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की जजमेंट है। इसी तरह से सुओ मोटो कैसे लेना है, सुओ मोटो कैसे लिया जाना चाहिए, ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट जुल्ला साहब के दौर में
90s में ये तय कर चुकी है, और ये प्रिंसिपल जो है इसको दोबारा रीइटरेट किया गया है अभी PLD 2022 में। उसमें ये मामला हुआ था, 5 मेंबर बेंच की वो जजमेंट है। बिल्कुल ठीक, और वो क्लियर है कि उसमें जाहिर है चीफ जस्टिस का साहब ने ठीक हो गया। जज साहब आपका पॉइंट तो आ गया कि ये उस जज साहब चीफ जस्टिस का इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल भी किया और इसकी हमें नज़ीर भी मिल जाती है। लेकिन अब अगला सवाल है बुनियादी कि क्या वो आपने मुझे रोक दिया तो मैं रुक जाता हूँ, आपने मुझे रोक दिया तो मैं रुक जाता हूँ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। नहीं, बेसिकली मैंने इसलिए आपको रोका कि पॉइंट आपका क्लियर आ गया ना मेरे पास। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आगे डिस्कशन को लेके जाना चाह रही हूँ कि अब आपको क्या मतलब ये जो अब एतराज़ की बात हो रही है, उसके बाद फिर फुल कोर्ट की भी डिमांड हो रही है, ये इससे मजीद डिले होगा सारा ये प्रोसेस, या फिर आपको लगता है कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है? क्योंकि ज़ाहिर उनका हक है, वो जज पे एतराज़ तो कर सकते हैं। नहीं, ये मामला जो है ये मामलात नहीं, एतराज़ कर नहीं सकते। एतराज़ की बुनियादी वजह होनी चाहिए। ये भी मैं आपको एक जो प्रिंसिपल है एतराज़ के, ये भी सेटल किए। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 2014 में एक बहुत बड़ा चैनल जो पाकिस्तान के पहले 1-2 नंबर चैनलों में आते हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जो बहन है वो जज साहब के भाई के साथ ब्याही हुई हैं, और 2014 में उन्हीं का केस उनके सामने आया तो उनके ऊपर ये इतराज़ हुआ। तो जवाद ख्वाजा साहब ने फिर वो क्राइटेरिया ले डाउन किया कि कैसे आप जज रिक्यूज़ करते हैं और क्या कब जज को रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे केसेस में जजेस को अगर रिक्यूज़ करा दिया जाए इस तरह से हर मामले में, और इस तरह तो फिर कोई भी बेंच अपनी मर्जी का बनवाना हो तो जज अपनी मर्जी के लगवा के मुकदमों का फैसला तो नहीं करवाया जा सकता। इसकी तो ना कानूनी, ना अखलाकी, ना कोई और दलील दी जा सकती। जाहिर है आप किसी जज को महज इस बुनियाद पर टारगेट कर लें, और सिर्फ ये भी नहीं कहा गया कि ये मुकदमा ना सुने। आज डिमांड ये भी आई है, हुक्म ये आया है कि अगले मुकदमात में भी आप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से मर्जी के बेंच तो डिक्टेट नहीं कराया जा सकते। राइट, बेंच अच्छा, बनाना प्रोरोगेटिव है आगे सवाल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। आपका पॉइंट क्लियर हो गया, और मैंने खुद ये सवाल जैसे हिलाल साहब से भी किया था कि अगर इस तरह हम इस बात को रिवायत बना लें तो फिर तो कोई जज बैठे ही ना किसी बेंच में, हर कोई पे किसी ना पे एतराज़ कर दे। लेकिन इमरान साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि जज बेशक हम मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उनके अगेंस्ट हों, लेकिन यहाँ तो मामला कोई PMLN के खिलाफ फैसला आने या हक में आने का तो है ही नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके ऊपर बात हो रही है। और PMLN का जो पब्लिक स्टांस है वो ये है कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार है, 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। तो अब जज चाहे PMLN का बैठा हो, PTI के हामी बैठा हो, कोई भी बैठा हो, अगर उनकी बात मान भी ले, हम तो नहीं समझते कि कोई जज किसी का, लेकिन तो फिर इससे वो मुतासिर कैसे हो रहे हैं PMLN वाले? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। समीना देखिए, हमारी अगर आप तारीख पर थोड़ी सी नज़र दोहराएं ना तो आपको शायद बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अब माजी करीब में ही अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये जो बात अभी चोई साहब कह रहे थे, बिल्कुल आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की एक तारीख रही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जमातों की भी तारीख रही है। वो भी हिलाली साहब फरमा रहे थे मेरिट पे और इदारों के, मुझे आप पूरे पाकिस्तान में मुझे तो नहीं कोई नज़र आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो कि उसमें उन्होंने इदारों के जो सरबराह लगाए हों पूरे मेरिट पे लगाए हों। यानी जो हुकूमत आती है ना वो अपने हम ख्याल बंदे ढूंढती है। अब मामला ये है कि अगर आप सियासी तारीख भी देखें तो इदारे हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी करते रहे हैं। अब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनके दौर में अगर आप देखें तो हिस्टोरियन जब भी हिस्ट्री लिखता है तो वो हकाइक तो सामने आ जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये पहली दफ़ा हम ख्याल जजेस जो हैं उनका जो मामला था वो हुआ, और उसके बाद फिर जस्टिस साकिब निसार साहब। देखिए मेरे नज़दीक तो जस्टिस साकिब निसार साहब हों या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हों, दोनों बड़े काबिल जज साहब थे। और जो फैसल चौधरी साहब जिनका जिक्र अभी कर रहे थे, जस्टिस बिलाल ख्वाजा, मैं तो उन्हें समझता हूँ कि इंतहाई काबिल, ईमानदार और अपराइट जज थे और बहुत समझदार वो जज साहब थे। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बात ठीक है, मैं ये कह रही हूँ यहाँ तक तो बात ठीक है कि हुकूमती मामले में कोई अमल दखल हो रहा हो तो ज़ाहिर है हुकूमत उस पर वो कर लेती है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लेकिन यहाँ तो मामला PMLN या पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई है ही नहीं।
ये तो सीधी सीधी बात है, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराए या ना कराए, इससे ये लोग मुतासिर कैसे हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। समीना, मुतासिर इस तरह से हो रहे हैं कि ये कान इधर से पकड़ने की बजाय कान इधर से आके पकड़ना चाहते हैं। ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मकसद सिर्फ इलेक्शन पोस्टपोन कराना है, मकसद सिर्फ इलेक्शन से भागना है, मकसद सिर्फ इलेक्शन से, उसके लिए आप जो मर्जी कर दें। अब उसको बहाना जो भी कि आपको टीवी पे आके तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते इलेक्शन हो, लेकिन असल मामला ये है कि पीडीएम ये समझती है और ठीक समझती है कि अगर इस वक्त फौरी इलेक्शन होंगे तो हार जाएंगे, तो लिहाजा वो इलेक्शन ही ना कराओ। हिलाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े ना। जी सर। ये काफी नहीं है, बिल्कुल सही कहा इमरान याकूब ने कि क्यों ये तो इलेक्शन चाहते नहीं है और बहाना भी इनके तैयार हैं। अगर ये फैसला ना आया कि इलेक्शंस मस्ट टेक प्लेस, तो ये 4 बहाने तैयार रखे हुए हैं जो आपको आई एम श्योर यू नो ऑलरेडी एडवांस हुए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहते हैं कि ये पैसे नहीं है। आप समझ सकते हैं कितने व्हाट स्टूपिड पीपल। वो कहते हैं पैसे नहीं है, 2 बिलियन रुपया नहीं है, तो इसके माने कि 2 बिलियन रुपया हो तो सबवर्ट कर दो कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉरगेट द कॉन्स्टिट्यूशन अगर 2 बिलियन नहीं हो। ये कोई बात है? टेररिज्म इनका चार्ज है, टेररिज्म हो गया है। क्या आज 2013 से ज्यादा टेररिज्म है? बिल्कुल नहीं है। और क्या मस्ट वी लेट टेररिस्ट बताएं हमें कब इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते? नॉनसेंस। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, वो कहते हैं ये अगर ये इलेक्शंस पंजाब और केपी के बाद हो तो वो जो स्पिरिट ऑफ द इलेक्शंस है ना, वो केयरटेकर जो होता है वो नहीं होगा। हाँ, तो वो नहीं होगा, लिहाजा तो फिर फेयर नहीं होते। तो वेरी सिंपल, तो क्यों आप इख्तियार देते हैं चीफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का? क्यों तुम मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखते हो? कभी भी पास हो सकता है, व्हेनेवर अ वोट काउंट इज टेकन। इसके माने मुख्तलिफ वक्त में पास होंगे, उसके माने नेशनल इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शंस शायद कभी ना हो साथ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये लोग कोई भी टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे। एक और भी है लाली साहब, मर्दमशुमारी की बात हो रही है, सेंसस होना है जी, उसकी वजह से भी पहले मर्दमशुमारी होगी, फिर हल्का बंदियां होंगी, फिर उसके बाद एक ये भी रीजन अब जो है वो हम देख रहे हैं एक बारे में। एंड लेट मी फिनिश समीना, एक आखिर में आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए मरियम नवाज जो है जब अफसरों के खिलाफ बोलती थी, शी गॉट अवे विद इट, कोई कुछ नहीं हुआ उनको। भाई नाम ले लेके हाजिर सर्विस लोगों को जो पूरे इदारों को हेड कर रहे थे, नाम ले लेके उनको इंसल्ट कर रही थी, उनके खिलाफ चार्जेस कर रही थी, कोई कुछ नहीं कहा। तो इसके माने उनके लिए तो कोई एक स्पेशल फैसिलिटी है। ठीक है। और वो जजेस के ऊपर भी इसी तरह, बिल्कुल, और जजेस के ऊपर तो कंटेम्प्ट के केसेस हमने देखे हैं, तो क्या उनके अगेंस्ट भी हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन ज़ाहिर ज़ेरे बहस है इस वक्त। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर फर्दर डिस्कशन भी करते हैं। जो मरियम साहिबा बात कर रही हैं गैंग ऑफ 5 की, तो वो क्या है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? क्योंकि हुकूमत तो खुद PMLN की है, तो जिसके ऊपर उन्हें शक है, क्यों नहीं कार्रवाई इनिशिएट करते? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ सकती है? इस पर भी मैं राय लेती हूँ चौधरी साहब की, लेकिन उससे पहले एक ये भी सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी चौधरी साहब आपसे कि ये जो बात हो रही है कि असम्बलियों की तहलील को भी पहले एग्जामिन किया जाए कि जायज़ है ना जायज़, तो क्या इसका भी कोई ऑप्शन है कि दोबारा असम्बलियाँ ही ना कहीं बहाल हो जाएं? मेरा ख्याल में ये सवाल उठाया तो गया है जस्टिस अतर मनीला साहब की तरफ से, लेकिन इसका कोई इसको मुश्किल होगा इसको एग्जामिन इसलिए करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 112 है वो सीएम को ये इख्तियार देता है, और असेंबली तोड़ी गई है एतमाद का वोट हासिल करने के बाद, और तमाम 186 अरकान को ये
पता था कि हमने इत्मीनान का वोट देना है और उसके बाद असेंबली टूट जानी है, तो ये मुश्किल काम होगा। लेकिन ये मामला भी जो है अगर करना चाहें जज साहबान, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उनको कोई ज़्यादा मिल सकेगी, कोई रास्ता मिल सकेगा, क्योंकि सवाल बड़ा सिंपल है। और जो आपने आगे भी कहा है कि ये तो आइन की अमलदारी का मुकदमा है कि आइन में मैंडेट है, क्योंकि ये 90 दिन में इलेक्शन कराने का असेंबली तोड़ने के बाद, तो असेंबली तोड़ने को चैलेंज भी नहीं किया गया किसी जगह पे, ठीक हो गया बिल्कुल उनकी वजह से। वो एक अलग से तो वो एक चीज होती उसके ऊपर अमल दरामद कराना मकसूद अच्छा है। दूसरा ये मरियम साहिबा जो बात कर रही वो हैं, एक हाँ, और 90 दिन में जो इस पर भी थोड़ा सा राय देते चौधरी साहब। ये जो मरियम साहिबा ने जी। गुफ्तगू की है, क्या आपको लगता है ये तौहीन अदालत के जुमरे में आ सकती है? जी, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकती है और इस पर फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है, और ये होगी, मैं आपको रेस्ट एश्योर। अच्छा अभी तो शायद क्योंकि मामला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगले हफ्ते में ये मामला निमट जाएगा। अच्छा। और ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश शायद हो सकती है कि ये मामला लंबा जाए, लेकिन ये मामला लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि जज साहबान बड़े कॉन्शियस हैं, और ये जो दिन वेस्ट हुए हैं और जिनकी वजह से वेस्ट हुए हैं, ये भी उनको भी ज़िम्मेदारान जो हैं उनका भी तयन किया जाना है इस केस में, और करार वाक़ई सज़ा भी उनकी तजवीज़ होगी। मतलब मैं समझता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन कराने का हुक्म नहीं देगी अदालत, क्योंकि अदालत ने ये, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप इजाज़त दें तो क्विकली, 1956 में उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ दी, तो उसके स्पीकर तमीज़ुद्दीन खान गए सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे वो उनका जो केस है नज़रिया ज़रूरत के कफन में वो जो है वो दफन कर दिया गया, और पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन कर दिया गया। तो इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 2 स्पीकर्स की पिटीशन हमारे सामने है, तमीज़ुद्दीन केस हमारे सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर वो जो दाग है जस्टिस मुनीर ने लगाया हुआ, उसको धोना भी है, और आइन की अमलदारी जो है वो ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता समीना के आइन भी हो और उस पर अमल दरामद ना हो, ये मुमकिन नहीं है। वरना पाकिस्तान में जो है फिर ये अगर आइन पे अमल नहीं होगा और अदालतें इसमें नाकाम हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ का एक समझिए कि वो दौरा होगा, और इस सारे मामले पे जज साहबान और तमाम अदालों को अपनी ईगो से ऊपर उठ के अपनी ज़ातों से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। जज साहब के मुताबिक उनकी चूंकि मायराना राय, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, वी होप सो। देखते हैं जी क्या फैसला आता है। थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ के इमरान साहब, जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं, जजेस पे तो अटैक अपनी जगह, लेकिन जो एक चीज़ एक बयानिए की सूरत में वो बना रही हैं कि जो गैंग ऑफ 5 और उन्होंने पनामा के साजिश से जो है मामला शुरू, और फिर जो जर्नल्स के नाम और जिस तरह से आ रही चीज़ें, तो ये साजिश की जिक्र भी कर रहे हैं बार बार, दोबारा से वो सारा कहानी जो है वो सामने भी रख रहे हैं अवाम के। तो फिर ये सवाल भी बन रहा है कि अब बहुत सारे लोग तो वैसे भी अपने ओहदों पर नहीं हैं, तो आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे, या सिर्फ एक सियासी बयानियाँ बनाने की उसमें ये तगोदो है, बाकी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं? समीना देखिए, सीधी बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम नवाज जो अपना नया बयानिया बनाना चाहती हैं, उसकी तराश खराश में वो इस वक्त पूरी शद्दोबद से मसरूफ़ है, और उसी बयानिए को आप समझ लें कि उन्होंने गैंग्स ऑफ 5 का नाम दे दिया। तो अब मामला ये है कि ये मुतालबा करना उनका कि जी वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ की जो सज़ा हुई थी उसमें अगर आप देखें तो बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। मैं खुद ये समझता हूँ कि जब उनके करप्शन के केसेस थे और वाकई वो ठीक थे, तो आपको उन्हें उसमें सज़ा देनी चाहिए थी। बाद में हुई ना, आपने उनको नाहल तो अकामे पे किया, जब अकामे पे किया तो उस वक्त उनको इतराज़ात हुए। उसमें फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो इतनी जल्दी थी लोगों को उनको सज़ा दिलवाने की और नाहल करने की कि उन्होंने कहा पहले अकामे पे कर दो। इसीलिए जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो केसेस कमज़ोर हो जाते हैं, बाद में रिलीफ मिल जाता है, अदालतों से रिलीफ मिल जाता है और वो लोग बाइज्जत बड़ी हो जाते हैं, तो उसी को होता नहीं। अब उसके बाद अब जो मरियम नवाज साहिबा वो ये चाहती हैं कि वो गैंग ऑफ 5 जो है
उसको सज़ा भी मिले और शहबाज शरीफ कार्रवाई करे। अब आपको मियाँ शहबाज शरीफ की जो सोच है या जो उनका उनकी तर्ज़े सियासत मेंटालिटी रही है, है, तर्ज़ सियासत, उसमें वो मफाहमत की सियासत जो है और इदारों से वो टकराव नहीं चाहते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो कोई, और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हाँ, के एक्स कैरेक्टर भी क्यों ना हो, एक्स कैरेक्टर भी क्यों ना हो। और इसके लिए हमारे वाकफा ने हाल तो ये कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इस पे बाकायदा अपने वालिद मोहतरम जो है वालिद मरूम उनके मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब उनकी मिसाल भी देते हैं कि वो क्या करते थे कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आपको इदारों से टकराव नहीं करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था नहीं लगाना चाहिए। तो कार्रवाई नहीं होगी लेकिन सियासी फायदा मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन मरियम नवाज अपने तई पूरी कोशिश करेंगी कि इससे जितना भी वो सियासी फायदा हासिल कर सके करें। हिलाली साहब, इससे कोई नैरेटिव बिल्डिंग हो पाएगी? आपको लगता है मरियम इसमें कुछ कामयाब हो सकती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कि देखिए ये बिल्कुल नहीं हो रही है। अब लेटेस्ट पोल जो इन्होंने कंडक्ट किया है, मरियम के पास आउट ऑफ 100 2% या 3% है भाई, वो तो जरदारी से भी कम है। मेरे ख्याल में कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये औरत वो कोई ट्रैक्शन इनको इस चीज़ों में नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है और फैसल साहब ने बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल होना चाहिए कि आप देखेंगे ये जजेस छोड़ेंगे नहीं उसको, जो उन्होंने ये कहा है। इस किस्म की बेइज्जती इज टू मच। अगर लगता है कि उनके साथ कुछ नहीं होता है तो हम सब करने लगे। अच्छा हिलाली साहब, थोड़ा सा मैं आगे टॉपिक लेके चलूँ। इमरान खान साहब ने भी जेल भरो तहरीक की मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। लाहौर में हमने पहले दिन काफ़ी जोश जज्बा देखा नाजरीन, लेकिन उसके बाद पेशावर में कोई ख़ास गिरफ्तारी की खबर नहीं आई, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब तो ये भी पता चल रहा है कि जो लोग गए थे वो भी ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। तो हिलाली साहब, डू यू थिंक कि ये कोई अच्छा ऑप्शन था जो इमरान खान साहब ने लिया जेल भरो तहरीक का? उस तरह से इसका इम्पैक्ट कोई आया कि नहीं आया? देखिए, कौन कहता है कि ये एक स्पेक्टेक्युलर सक्सेस था? बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैं समझ दूंगा कोई खास सक्सेस स्पेक्टेक्युलर तो छोड़े नहीं था। मगर उसका मकसद क्या था? जेल भरो का मकसद ये था कि प्रेशर, कीप अप द प्रेशर। जेल भरो का नंबर 2 ये जो था इंटेंशन कि इंटरेस्ट अलाइव रखो, लोगों को बताओ कि हमारी पार्टी जो है एजिटेटेड, इंटरेस्ट निकले हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। और खास तौर जब आप ये सब चीज कर सकते हैं, जब वायलेंस नहीं होगा, कोई मारा नहीं गया, किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो व्हाट्स रॉन्ग? ये तो होता रहता है हमारे मुल्कों में इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो नो हार्म, मगर कितना फायदा? वेल आई थिंक थोड़ा सा अपनी पार्टी के लिए कुछ शायद उसको फायदा हुआ होगा। ऑल राइट, मैं इस पर राय लेती हूँ इमरान साहब की भी और फैसल चौधरी साहब की भी। एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आ थोड़ा मजीद असेस करेंगे कि खान साहब की जेल भरो तहरीक वाकई कोई उनके लिए फ़ायदा लाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको बिल्कुल फ्लॉप ही करार दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी जेल भरो तहरीक की। चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोगों ने पार्टिसिपेट उस तरह नहीं किया जो एक्सपेक्टेशन थी, खास तौर पर पेशावर और बाकी शहरों में जो रद्द-ए-अमल था। लाहौर में पहले दिन ज़रा जोश खरोश नज़र आया, लेकिन उसके बाद तो उस तरह से नहीं इम्पैक्ट नज़र आया। तो चौधरी साहब, आपको लगता है ये कोई अच्छा ऑप्शन था? इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, जेल भरो तहरीक को अगर आप ये कहेंगे जिस तरह इमरान खान साहब के जलसे होते हैं 50-50 हज़ार आदमी चला जाएगा, वैसे तो जाहिर है वो नहीं होनी। जेल भरो तहरीक में जितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दी हैं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे पहले इतने लोग जो हैं वो शामिल हुए गिरफ्तारियों के अमल में? आज पिंडी में भी बहुत बड़ा शो हुआ है, पेशावर में भी बहुत लोग गए हैं। ये अलग बात है कि पुलिस वालों की मतलब आप शातर चाले देखें कि जहाँ पे वो नहीं होते तब वो अपनी वीडियो बनवा के चढ़ा रहे होते, जब वो होते हैं। तो आज भी पिंडी में कुछ 36 बंदों को रिलीज़ कर रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक बाकी नहीं होंगे हम नहीं होंगे। जेल भरो तहरीक के एक मकसद पैगाम देना होता है कि बाहर आपने जो माशरे में ये जो आपने बाहर सहूलतें, पाबंदियाँ और मुसीबतें की हुई हैं, इससे बेहतर है कि आप अंदर बंद कर दें।
तो ये एक पॉलिटिकल एजिटेशन होता है, मैसेज देना होता है। इमरान खान की पार्टी जो है चौधरी साहब वो उसमें एक कुछ दिन उनकी मजीद कॉल तो के मैसेज ऊपर देना जेल भी चाहिए ना। भरने में अभी चले एक गए दो हैं दिनों कारकुनान। बाद ही अगर जमानतों की तरफ रुजू कर लिया जाए तो फिर वो मैसेज उतना लाउड एंड क्लियर जाता नहीं है, क्या ख्याल है? किसने जमानत के लिए जी किया है? शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब की भी एहलिया ने मेरा ख्याल है वो भी कुछ प्रोसीड कर रही हैं और रुजू कर लिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे वो ने भी पटिशनें फाइल हुई हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनकी सलामती के लिए, या उनको जो उनकी दवाइयाँ खाने वगैरह पहुँचाने के लिए कि उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करें, एज ए दहशतगर्द ना ट्रीट करें। ये वो लोग नहीं है जो कि यहाँ से पैसे लूट के लंदन में प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं। उनको जो है वो इस तरह से सियासी कैदियों को जिस तरह से ये हुकूमत ट्रीट कर रही है, खैर ये हुकूमत तो इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे जो फ़लस्तीनियों को इसराइली ट्रीट करते हैं। इसकी तो कोई इनके ऊपर प्रिंसिपल ही नहीं रह गया है, ना ही इनकी कोई अपना मामलात रह गया है, ना कोई सियासी ना कोई अखलाकी कोई इनके ऊपर बार नहीं है। और ये इस तरह से ट्रीट करें अपने मुखालफिन को, ये बात को करने वाली है कि आप लाहौर में अरेस्ट करके कोई बंदा राजनपुर, कोई बंदा डीजी खान, कोई बंदा किधर, ये सियासी एजिटेशन है, पुरअमन तौर पे कर रहे थे, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उसके ऊपर ये तज्जिया अगर इसका किया जाए तो फिर तो चौधरी साहब अगर इसका तज्जिया किया जाए तो फिर तो इसको मिसकैलकुलेशन कहेंगे ना। मतलब आप फिर इस हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या बड़े अच्छे तरीके से सबको रखेंगे, चाय वाय पिलाएंगे, फिर कहेंगे नहीं हमें बहुत महसूस हुआ है कि हम गलत कर रहे थे। एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है, एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है। आप असूली तौर पे बात करें कि असूली तौर पे जब ये मामलात होते हैं तो क्या है एक्सपेक्टेशन इस हुकूमत से, तो किसी को कुछ है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी जो है इस हुकूमत से किसी अच्छे की उम्मीद कर सकता है। ना तो अवाम के साथ अच्छा किया है इन्होंने, ना इन्होंने अपनी पार्टियों के साथ अच्छा किया है। ये एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है तो दूसरों के साथ अच्छे क्यों होंगे? राइट, चले मैं इमरान साहब का तज्जिया। इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है, ये जेल भरो तहरीक क्या कोई अच्छा ऑप्शन था? ये कोई आपको लगता है कि पीटीआई की नाकामी है या कमजोरी है कि ये उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके, या फिर जरूरत ही नहीं थी इसकी बुनियादी? देखिए समीना, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने जब ये जेल भरो तहरीक का, आपको याद होगा पिछले साल मियाँ वाली के जलसे में ऐलान किया था, 133 दिन के बाद उन्होंने इस पे अमल किया, तो उसका 133 दिन के होमवर्क के बाद भी अगर ये नतीजा आना था तो इन्हें चाहिए था कि इसका ऐलान ही ना करते। देखें इसका मकसद क्या है, सिंपल सी बात है, इसका मकसद था हुकूमत पे दबाव बढ़ाना। अब आप अगर दबाव बढ़ाएंगे तो मुखालिफ फरीक भी आपको दबाव ही बढ़ाएगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है जो चोई साहब अभी बता रहे थे ना कि सियासी कैदियों को, किसी को डेरा गाजी खान तो किसी को लैयर, माजी में भी सियासी कैदियों को जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया जाता रहा, चोई साहब के अपने इल्म में भी है, दर्जनों ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनको मियाँ वाली जेल में और पता नहीं कहाँ कहाँ भिजवाया जाता रहा लाहौर से गिरफ्तार करके। तो हुकूमतें तो ऐसे हथकंडे करती हैं, लेकिन मामला ये है कि जब कुर्बानी देनी होती है, जब इस तरह का काम करना होता है तो फिर हौसला भी उसी तरह का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब, सच्ची बात ये है कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास वाले ये जो लोग हैं, या उनका ताल्लुक गरीब आदमी जिसने सारी ज़िंदगी एसी के कमरों में गुजारी हो, शुरफा ने ठंडे कमरों में बैठे हों, उनके लिए जेल में एक मिनट गुजारना भी जो है ना कोई आसान काम नहीं होता। अल्लाह दुश्मन से दुश्मन को भी इन सोबतों से बचाए। लेकिन मामला ये है कि आपको जब इस आप में घुसे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना होंगी। चले थोड़ा सा आगे आखिर में बात कर लें ज़रा। परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है, परवेज़ इलाही साहब एडजस्ट हो जाएंगे पीटीआई में, काबिल कबूल है उनकी शख्सियत? देखिए समीना, परवेज़ इलाही साहब जो है ना बड़े सीजन सियासतदान हैं, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत करके अपनी और अपने बेटे मुनिस इलाही की, बल्कि अपने करीबी साथियों की सियासत बचा ली है। अच्छा। इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है, काफ लीग जो है उसकी बका ही चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह की इसी में थी कि वो या मुस्लिम लीग नून से मिलते या पीटीआई से मिलते। तो नून की निस्बत इस वक्त जो पीटीआई का मामला है उन्हें ये ज़्यादा लगा बेहतर कि इसमें ये जाएं, और उन्होंने खुद भी कहा था कि मुनिस इलाही को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको पकड़े रखा, उधर उधर नहीं जाने दिया। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे परवेज़ इलाही साहब के लिए फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन
पीटीआई के लोग जो हैं वो चौधरी परवेज लाई जो है उनके Accept इस कर तरह लेंगे। से आने से कोई इतने ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा। लेकिन मामला ये है कि अब देखें, अगर पीटीआई का आइन देखें तो उसमें चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन है, उसके बाद सदर का ओहदा ही नहीं है, सीनियर नायब सदर है, नायब सदर है, फिर सूबाई सदूर है। बिल्कुल अब परवेज लाई साहब की मोहब्बत में सदर का ओहदा भी आ गया। सदर का ओहदा भी उन्हें आइन में तब्दीली करके लाना पड़ेगा। राइट। लेकिन पीटीआई में ये मामला जरूर डिस्कस अभी से होना शुरू हो गया। लोग पीटीआई के बड़े नामवर जो लीडर हैं वो ये बात करते अब नजर आते हैं कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो चौधरी परवेज लाई तो फिर वजीर आला बन जाएंगे पंजाब के, तो हुकूमत तो फिर उसी तरह से। इसमें पीटीआई में भी क्या ग्रुपिंग का इम्कान हो सकता है, क्योंकि पहले ही पीटीआई में वजीर आला के काफी कैंडिडेट है पंजाब के लिए, उस पर मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले हिलाली साहब का भी इस पे मैं लेती हूँ। हिलाली साहब, परवेज लाई साहब का बिल्कुल एक डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट उनका एक सियासत करने का तरीका रहा है। आप समझते हैं कि ये इल्हाक जो उन्होंने किया है पीटीआई में शामिल होने का फैसला, ये ज्यादा देर चल पाएगा? देखिए, ये बड़ा ठीक असेसमेंट था इमरान याकूब का कि जब वो कह रहा है कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो कह रहे हैं कि ये किधर से आके टपक के प्रेसिडेंट बन गया, इसका तो कोई फॉलोइंग, कोई ख़ास फॉलोइंग नहीं है पंजाब में। मगर मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, मैं समझता हूँ कि जितना इमरान खान हिमसेल्फ पर्सनली और उसके इन द लॉन्ग रन पार्टी को फ़ायदा हुआ है, किसी और को नहीं हुआ है इस मूव से। देखिए, जैसे इमरान कह रहा था, ये एक पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, एक्सीलेंट कनेक्शंस है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इससे बेहतर किसी के क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, ये इमरान खान के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट है ही नहीं, और ये सब चीजें इसके इनके साथ हैं, और इनके पास वो नहीं है जो इमरान खान के पास है। इन अदर वर्ड्स, करिश्मा और पॉपुलैरिटी। सो इट्स ए डैम गुड मैरिज, ये बड़ा अच्छा है। और अगर इन्होंने एक एक के साथ बन के चला तो दे कैन कैपिटलाइज ऑन नहीं तो लेकिन हिलाली साहब ये इस पर क्या वो आपको लगता है, शॉर्ट सा बता दें कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बेहतर करा सकते हैं पीटीआई के? यस, 100% कर सकता है अगर इसको मौका मिले। हाँ, लेकिन और आप खुद ही सोचिए, अगर बुज़दार नहीं, अगर ये होता और बुज़दार नहीं होता, आप सोचिए, वी वुड नॉट हैव बीन इन दिस मेस। अभी तक उनकी गवर्नमेंट शायद वक्त कम हो रहा है, मैं सिर्फ चौधरी साहब से ले लूं। जी चौधरी साहब, कबूल कर लिया पीटीआई ने आपके ख्याल से परवेज लाई साहब को, या फिर अभी मुश्किलात बाकी हैं उनके लिए? चौधरी साहब, एक और शामिल कर दें कि क्या चौधरी परवेज लाई जहांगीर तरीन का मुतबादिल साबित होंगे पीटीआई के लिए? पहले सवाल का जवाब है वेलकम वेलकम परवेज लाई वेलकम। गुड। दूसरे सवाल का जवाब है कि बिल्कुल हो सकते हैं, तजर्बाकार सियासतदान है, और ये सियासत अब मोनस लाई और उनकी पार्टी की। चौधरी साहब ने ज़िंदगी की बहारें और सियासी बहारें भी देख ली हैं, अब वो मोनस लाई साहब का टर्न है, और उनकी जो सारे जो इक़दामात हैं वो मोनस लाई के लिए हैं, उनकी ख्वाहिश पे हैं, और मोनस लाई के कहने पे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपना बहुत पुराना ताल्लुक़ भी जो है वो भी दाव पे लगा दिया है। मैं नहीं समझता कि हालिया वाक़यात के बाद चौधरी परवेज लाई साहब और इस्टेब्लिशमेंट आपस में कोई कुर्बत में है। उनके बहुत मामलात खासे संजीद सख्त हैं, और उन्होंने और उनके साथियों ने, और ये भी एक अच्छा जेस्चर था कि फवाद चौधरी साहब के बारे में उनकी ऑडियो रिलीज हुई थी, और उनका अनाउंसमेंट जो था शामिल होने का वो भी फवाद चौधरी साहब ने खुद आके किया। उससे ही पता चलता है कि मामला सारे जो थे पहले सेटल हो गए और उन्हें एक्सेप्टेंस मिली। चलिए जी, वक्त खत्म हो गया आज के प्रोग्राम। इंशाल्लाह फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कल के प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।